गुड मॉर्निंग बेटा। हमने जो आपका जो ज्योग्राफी का है लास्ट चैप्टर, भारत की जो यातायात परिवहन सेवा के ऊपर जो चैप्टर हमारा है वो जो आप चल रहा था, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको उसमें कराया था। सड़क परिवहन के बारे में, स्थल मार्ग के बारे में कराया था। स्थल मार्ग में हमने 3 पढ़े, सड़क परिवहन, दूसरा था हमारा रोडवे यानी कि पहला रोडवे, दूसरा था हमारा रेलवे और तीसरा था पाइपलाइन। ठीक है, आज का हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा वो है जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन में देखो आप क्या है कि इसमें भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक जल परिवहन, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन। ठीक है, तो आज हम देखो जल परिवहन के हमारे क्या है, भारत के अगर हम प्राचीन काल से देखें तो बहुत लंबे टाइम से हम बात करें तो हमारे यहाँ पे समुद्री यात्राएं भी, और जो ये कहें कि जो सबसे पहले अगर परिवहन की शुरुआत की गई थी ये किसी की, तो वो जल परिवहन ही था। यहाँ पे जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ये भारी और स्थूल वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। ये परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल होता है। भारत में अंतःस्थलीय जो नौ संचालन जलमार्ग है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें से 5,685 किलोमीटर मार्ग की मशीनीकृत नौकाओं के द्वारा चलाया जाता है। यानी कि अगर हम भारत के करें जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन सबसे सस्ता होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है। यानी कि पेट्रोल डीजल यानी कि इंजन को इतना, क्योंकि पानी नीचे से अपने आप क्या होता है, पुश करता है, नीचे से फोर्स करता है, तो आराम से जो पानी वाले जो संसाधन है या जो नाव हैं या नौकाएँ हैं, छोटी या बड़ी, जो पानी वाली जहाज है वो आसानी से चलती हैं। ये सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। ठीक है, और हमारे यहाँ का जो कुल नौका संचालन है यानी कि अंतःस्थलीय हमारे देश के अंदर, जो कि किसके द्वारा, ये कहें कि नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा जो होता है वो 14.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें से 5,685 किलोमीटर के क्या है जो मशीनीकृत नौकाओं के द्वारा, इसके अंदर मशीनीकृत नौकाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें देखो हम अंतःस्थलीय जलमार्ग जो हमारे जो निम्न जो 5 या 6 जलमार्ग हैं, सबसे पहला हमारा पड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य। हल्दिया क्या पड़ता है बेटा? हल्दिया देखो पड़ता है, ये देखिए आप, ये है जल परिवहन की अगर हम बात करें तो आपका जो ये मैप है देखो, हल्दिया जो जल परिवहन पड़ता है हमारा, यानी कि ये हल्दिया है। क्या है ये? हल्दिया है। हल्दिया कहाँ पड़ता है? ये हल्दिया बंदरगाह भी पड़ता है। ये कोलकाता के यानी पश्चिम बंगाल में समुद्र के तट पर ये हल्दिया नदी भी है। तो यहाँ से हुगली नदी है, हल्दिया नहीं, हुगली नदी है। तो यहाँ से इलाहाबाद, ये कहाँ पड़ता है? यूपी में, ये इलाहाबाद है। यहाँ से इसके बीच का जो है पहला जल परिवहन, हमारे देश का पहला यानी कि पहला अंतःस्थलीय जो जल परिवहन है, ये नंबर 1 है। और इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी इसकी? 1620 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो दूसरा है वो कौन सा है? सदिया से धुबरी, जो कि 891 किलोमीटर लंबा और ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, नौगम्य जलमार्ग नंबर 2। ये हमारा देखो आप इसमें पड़ता है, अगर धुबरी से हम करते हैं कोलकाता तक, ये हमारा कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता से ये असम गई, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसको धुबरी से यहाँ तक जोड़ा गया। कुल लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी क्या है, ये हमारा जो जलमार्ग अंतःस्थलीय जलमार्ग संख्या नंबर 2 है। ठीक है, आगे समझ में। अगला देखिए आप, तीसरे नंबर पे जो हमारा है, तीसरा है हमारा केरल में पश्चिम तटीय नहर तथा कोडामपुरम में कोल्लम तथा उद्योग मंडल तथा चंपाकरम नहरें, जो कि 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग 3, ये केरल में पड़ता है। ठीक है, ये खास करके केरल का जो औद्योगिक क्षेत्र है इसको जोड़ना है। 205 किलोमीटर लंबाई है टोटल, और जलमार्ग कौन सा पड़ता है? ये तीसरा जलमार्ग पड़ता है। ठीक, इसके बाद में तो चौथा जो जलमार्ग हमारा है वो कौन सा है? काकानाड़ी और पांडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी के विशेष विस्तार है। यानी कि जलमार्ग 5 यानी कि 1078 किलोमीटर है। ठीक है, ये 1078 किलोमीटर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पड़ता है ये नदी, आप देखिए आप में, ये जो हमारा इस तरह से अगर छोटी नहरों के द्वारा भी इसको जोड़ा गया है, तो ये पड़ता है कृष्णा और गोदावरी नदी दोनों को जोड़ा गया है कुछ छोटी नहरों के द्वारा। कुल लंबाई कितनी है? 1078 किलोमीटर है। कितनी है? 1078 किलोमीटर, और जल परिवहन नंबर संख्या नंबर 4 है। ठीक है, अब हमारा देखिए उसके बाद में माताई नदी जो है वो है महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूरी तटीय नहरों के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। 588 किलोमीटर लंबा है और जल नंबर संख्या नंबर 5 पड़ता है। ये है आपकी महानदी। देखिए आप, ये क्या पड़ता है आपका? महानदी, यानी कि ये यहाँ से महानदी यानी कि छत्तीसगढ़ से, रायपुर से निकलती है। महानदी के साथ कुछ छोटी नदियों के नहरों के द्वारा इस जल परिवहन को जोड़ा गया है।
588 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है और संख्या नंबर ये 5 पड़ता है। आगे समझ में, तो इस प्रकार के अंतस्थलीय जलमार्ग हमारे देश में बहुत सारे हैं, जो कि मुख्य 5 अंतस्थलीय जलमार्ग जिनके बारे में हमको बताया गया, जिनमें छोटी बड़ी नौकाएं चलाई जा सकती हैं। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। देश में 95% व्यापार के तय मुद्रा में के रूप में 68% समुद्र द्वारा ही होता है। प्रमुख पतन हमारे समुद्री जो पतन है उनके हम देखें कि अगर हम बात की, देखो समुद्री यानी कि कोस्टल जो लाइन होती है, ठीक है, कोस्टल लाइन, यहाँ से अगर हम बात करते हैं गुजरात से, इस तरह से अगर भारत की जो ये तटीय सीमा है, ये जो कोस्टल लाइन है, इसकी टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, वो है 7516.16 किलोमीटर। आगे समझ में, 7516.16 किलोमीटर जो है कुल ये लेंथ पड़ती है। और इसी के चारों तरफ हमारे बहुत सारे क्या हैं कि हमारे बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहें बनाई गई हैं। ठीक है, आज हम अपनी प्रमुख कुछ बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। आप मैप के थ्रू पढ़ो ताकि मैप में आपको ये बंदरगाह भी याद हो जाएं साथ साथ, क्योंकि ये आपका जो मैप आएगा उस मैप के अंदर ये बंदरगाहें आएंगे भरने। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पश्चिमी भारत के बंदरगाह। पश्चिमी भारत के बंदरगाह में हम पढ़ते हैं कांडला। सबसे पहले हम कांडला बंदरगाह पढ़ते हैं, ये गुजरात की है। गुजरात में कांडला, भारत और पाकिस्तान जब डिवाइड हो गए थे, अलग हो गए थे, तो कराची जो बंदरगाह है उसकी कमी को पूरा करने के लिए कांडला बंदरगाह बनाई गई थी, जो गुजरात में है। कांडला बंदरगाह से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के जितने भी सामान जो विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं, मंगवाए जाते हैं, इसी बंदरगाह से उसको पूर्ति की जाती है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं कि हमारी कौन सी है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। दो बंदरगाह है महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह हमारे देश की सबसे बड़ी और व्यस्त बंदरगाहों में आती है। ठीक है, क्योंकि स्वेज नहर के बनने के बाद में मुंबई बंदरगाह की यूरोप और मुंबई के बीच की जो दूरी काफ़ी कम हो गई है। इस कारण से मुंबई बंदरगाह के ये कहें कि भीड़ को कम करने के लिए, उसके ये कहें कि उसकी व्यवस्था को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाई गई है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बंदरगाह से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। ठीक है, तीसरा हमारा जो है मारमोगाम। मारमोगाम किस में, गोवा में पड़ता है। मारमोगाम यानी कि गोवा और रत्नगिरी से जो लोहा निकाला जाता है, लोहा ऐशक, उसका निर्यात मारमोगाम बंदरगाह से किया जाता है। चौथी है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में पड़ती है और हमारे देश का सबसे ज़्यादा जो लोहा है वो खनन किया जाता है, वो कर्नाटक से किया जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा का भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, इसलिए इस लोहे ऐसे को हम ज़्यादातर क्या कर देते हैं, निर्यात करते हैं, जो न्यू मंगलोर बंदरगाह से की जाती है। अगली है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नहीं खोला गया, बल्कि ये हमारे जो नेवी का जो हेडक्वार्टर है उसके लिए कोच्चि बंदरगाह को प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में तूतीकोरम बंदरगाह। तूतीकोरम बंदरगाह ये तमिलनाडु में पड़ती है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है और तूतीकोरम बंदरगाह के पास में ही सेलम लोहा संयंत्र लगाया गया है। उसके बाद में हमारी पड़ती है पूर्वी जो भारत है, इसमें चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह क्या है, चेन्नई बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु की बंदरगाह है और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह यानी कि कोयटे में, यानी कि बम्बई, कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली, ये जो हमारा मेगा सिटी में आता है, तो ये सबसे व्यस्त बंदरगाहों में भी आती है। अगला विशाखापट्टनम। इस बंदरगाह की अलग सी खासियत देखो कि बेलाडीला की पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बेलाडीले की पहाड़ियों से जो लोहा ऐसे निकाला जाता है उसका निर्यात ज़्यादातर किससे किया जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, विशाखापट्टनम बंदरगाह ही एक ऐसी बंदरगाह जिसके ऊपर एकमात्र लोहा संयंत्र लगाया गया है। हो गया। अगली हमारी प्रायद्वीपीय बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। ये पारादीप बंदरगाह पड़ती है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जो यहाँ से ये कहीं बादाम पहाड़ से निकलने वाला लोहा ज़्यादातर उड़ीसा बंदरगाह से ही क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। अगला है हमारा दो बंदरगाह यहाँ पे कोलकाता में। पहली कोलकाता बंदरगाह, दूसरी हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता अंतस्थलीय बंदरगाह है, ये कहे कि कुछ किलोमीटर अंदर जाने के बाद बंदरगाह है, जबकि हल्दिया बंदरगाह क्या है, बिल्कुल समुद्र के तट के किनारे के ऊपर बनी गई है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाई गई है। और कोलकाता जिस टाइम में ब्रिटिश शासन हुआ करता था उस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट पहली बंदरगाह ऐसी थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विदेशी जहाज आया करते थे। इस तरह से हमने पढ़ा हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह थी और हमारा जो हम कहे गए अंतस्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो जलमार्ग था, ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे इसके अगला हमारा जो टॉपिक है वायु परिवहन, एयरवे। ठीक है, वायु परिवहन की देखो बेटा, आप क्या है, आज वायु परिवहन तीव्र गति और आरामदायक प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा
अति दुर्गम जैसे कि पहाड़ है, पर्वत है, मरुस्थल है, घने जंगल हैं, लंबी समुद्री यात्राएं हैं, उनको भी आसानी से किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे, जहाँ बड़ी नदियाँ, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि का सामान्य बात है, हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिगम्य भी बना दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारे देश में देखो, अगर 1953 में बताया था आपको, रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1953 में हुई थी। वायु परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण जो ये कहें कि पहली हमारी रेल की जो शुरुआत हुई थी, ट्रेन की शुरुआत 1853 में हुई थी। सॉरी बेटा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हमारे सबसे पहले जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1953 में किया गया था। हमारे यहाँ पे घरेलू जो है एयर इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। पवनहंस हेलीकॉप्टर, यानी कि वो दुर्गम स्थानों, खास करके कौन से, ये जो पूर्वी देश राज्य हैं, यहाँ पे जब दूसरी यातायात इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं, ऐसे गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी भी संसाधन का पहुँचना मुश्किल होता है परिवहन का, तो वहाँ पे ज़्यादातर हेलीकॉप्टर की सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती सार्वजनिक रूप से। ठीक है। लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसके अपतटीय सक्रियतम तथा गम्य दुर्गम भागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जाती है। अब एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम दें। हवाई यात्रा सभी यात्रियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब है संचार सेवाएं, कम्युनिकेशन के साधन, क्योंकि आज के टाइम में ये भी एक परिवहन के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि हम ये नहीं कि हमें हर इन्फॉर्मेशन हमें, आपको पता है कि मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के द्वारा हमें तुरंत मिल जाती है। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति बहुत तीव्र है। संदेश प्राप्त करते हैं, संदेश भेजने वाले की गतिविहीन रहते हुए भी, यानी कि हम यहाँ बैठे हैं लेकिन फिर भी हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो मैसेज है, वो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के पास भी पहुँच जाता है। लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार से दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम, यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती थी तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते थे। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट है, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार के शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से भी जाना जाता है। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत में के 2/3 से अधिक गांव इस TD दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। दूरसंचारों के प्रसार का आधार स्तर के उस स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एक STD सुविधा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। पूरे देश भर में STD की दरों की जो नियमित किया गया है। ये सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जनसंचार मानव को मनोरंजन के बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो है, दूरदर्शन है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, किताब है, चलचित्र है, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा, देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों में व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा देश तथा विश्व के वृहत संचार तंत्र में एक है। ये विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धक, खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो इस प्रकार से जो संचार के साधन है वो भी एक तरह से परिवहन यानी कि यातायात के साधनों की तरह ही काम करते हैं। इस प्रकार हम समाचार पत्र लगभग 100 भाषा में बोलियों में प्रकाशित होते हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 100 भाषा या बोलियों में समाचार पत्र प्रिंट किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी में होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे कितनी भाषा में हमारे यहाँ समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? सबसे ज़्यादा किस भाषा में? हिंदी भाषा में। इसके बाद दूसरे नंबर पर अंग्रेजी आती है, फिर उर्दू समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। कम अवधि वाले फिल्में, वीडियो, पिक्चर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारत विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसरशिप
का काम है। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की या जो जितनी भी फिल्में बनती हैं उनको प्रमाणित कौन करता है, तो हमारे केंद्रीय फिल्म बोर्ड के द्वारा ही प्रमाणित की जाती है। अब हमारा अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, किसी भी देश के अगर हम कहें अर्थव्यवस्था किसी एक देश से नहीं चल सकती, इसके लिए ज़रूरी है कि उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम किसी चीज़ का अच्छी है कहीं हम तैयार चीज़ों का अगर ज़्यादा निर्यात करते हैं तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन मान लो कि हम किसी तैयार चीज़ का उत्पादन मतलब ये कहें कि कच्चे सामान का हम ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं और तैयार सामान आप ज़्यादा आयात कर रहे हैं, तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गिरा सकता है। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ये समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करते हैं। संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इसका वितरण असमान, यानी कि किसी भी देश का ऐसा नहीं कि अपने आप में कोई डिपेंड है। हर देश किसी न किसी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं। किसी देश में कच्चा लोहा अधिक पाया जाता है, किसी में बॉक्साइट मिलता है, किसी में अब्रक मिलता है, या किसी देश में कपास की पैदावार अधिक हो रही है तो कहीं पर गेहूँ अधिक हो रहे हैं, कहीं चावल अधिक हो रहे हैं। तो किसी भी हमसे ये कहीं कृषि उत्पादन हो चाहे हम खनन उत्पादन हो, कोई भी किसी भी तरह से हम एक अपने आप में डिपेंड नहीं है। हर देश किसी न किसी तरह से एक दूसरे से किसी न किसी वस्तु का आयात और निर्यात करता रहता है। इसमें आयात संतुलन तब बनता है बेटा जब हम किसी तैयार वस्तु का ज़्यादा निर्यात करते हैं और आयात वस्तु का कम मतलब तैयार वस्तु का आयात कम करते हैं, तो ये हमारे लिए संतुलन की बात बनती है। लेकिन अगर जब हम अपने देश से कच्चे सामान का निर्यात अधिक कर रहे हैं और तैयार सामान अधिक मंगवा रहे हैं, मतलब कच्चे सामान का अधिक कर रहे हैं, तैयार सामान का निर्यात कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों से तैयार सामान मंगा रहे हैं, तो उस टाइम में हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है, डगमगा जाती है, गिर जाती है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक समुद्र हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी हैं? रत्न है, जवाहरात हैं, रासायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद इसमें शामिल होते हैं। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न, जवाहरात, आधार वस्तुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है। अगला हमारा क्या है टॉपिक? पर्यटन, यानी कि एक व्यापार के रूप में। पिछले कुछ दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को परिचय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ भी विकसित करता है। विदेशी पर्यटक भारत की विरासत, पर्यटन तथा रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए भी आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि दिल्ली है, गुड़गांव है, यानी कि जो हमारे जो केंद्र का जो हब बना हुआ है, जहाँ पे मेडिकल हब बना हुआ है, यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। यहाँ इलाज सस्ता होता है, इस वजह से उतने ही पैसों वो इलाज भी करा लेते हैं और साथ में घूम भी जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं जिसको देखने के लिए विदेशी भारत में आते रहते हैं। ठीक है, आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किसी प्रकार का पर्यटन विकसित किया जा सकता है और क्यों? यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे आप आज के टाइम में राजस्थान है जो कि ऐतिहासिक पर्यटन के नाम में जाना जाता है। दिल्ली है, ये स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के पर्यटन के नाम से जाना जाता है, जहाँ लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और साथ में घूम भी जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो कम्प्लीट हुआ आपका, और ये आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करिए। मैं इसमें बीच में बताती रहती हूँ, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो अपने शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए, लॉन्ग में भेजूँगी। ये पेपर चैप्टर आपके किस में है, पेपर में आएगा, तो इसको आपका करना ज़रूरी है। इसका बीच में हमारा एक मैप बच गया, ये देखो एयरवे का, ठीक है, मैंने 15 करा दी थी। एयरवे में देखिए आप, ये हमारा जो अमृतसर, ऊपर से हम करते हैं शुरुआत करते हैं, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, राजा सांसी जो हमारा क्या है एयरपोर्ट है। दूसरा है दिल्ली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है, दिल्ली। मुंबई कौन सा कहलाता है, छत्रपति शिवाजी मुंबई। हैदराबाद जो हैदराबाद है अब फिलहाल तेलंगाना में चला गया। उसके बाद में है चेन्नई, मीनापक्कम जो है वो चेन्नई में है। इसके बाद में है क्या है, कोलकाता, सुभाष चंद्र बोस
एयरपोर्ट। तो ये जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आपके 4-5 है, इसको आप भी कर लीजिए मैप के अंदर, आप देख लेना, मैंने इसको टिक कर दिया है। तो इस तरह से आपका ये मैप आएगा, इसमें एयरपोर्ट, आपके यहाँ पोर्ट, या फिर आपका ये कहें कि खास श्रवण चतुर्भुज जो मैंने आपको बताया था, उत्तर पश्चिमी गलियारा, दक्षिणी पूर्व पश्चिमी गलियारा, ये आपके इसमें मैप में भरने के लिए इसमें आ सकते हैं। तो मैप आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, ओके बेटा।